हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके साइंस में 5th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होती है फंडामेंटल यूनिट लाइफ की? क्या होती है? सेल। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है लाइफ की? सेल। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे क्या हुआ कि एक बार एक बच्चे ने 11th में साइंस से बायो ली। अब वो क्लास में गया तो बायोलॉजी के टीचर्स ने आया, बायोलॉजी का टीचर आया तो बायोलॉजी के टीचर ने बताया कि देखो बच्चों, जो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। अब वो बच्चा हिंदी मीडियम का था, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आया। फिर बाद में केमिस्ट्री के फिजिक्स के टीचर आए, उन्होंने कहा बच्चों कि जो सेल होता है ना, जो बैटरी के अंदर जो डलता है टॉर्च के अंदर, वो सेल होता है, उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। फिर अपने कंप्यूटर वाले सर राघव जी आए, उन्होंने कहा कि देखो बच्चों कि जो रो और कॉलम जहां मिलते हैं वो जो बनता है उसको सेल बोलते हैं। बच्चे का दिमाग खराब, बच्चा देखा यार पहले दिन ही गए, बायो वाला कह रहा है सेल अलग होता है, केमिस्ट्री वाला कहता है सेल अलग होता है, फिजिक्स वाला कह रहा है सेल अलग होता है, कंप्यूटर वाला कह रहा है सेल अलग होता है। उसने जाके मम्मी को पूछा, मम्मी ये सेल का क्या होता है? तो मम्मी ने कहा बेटा सेल का मतलब जो साड़ियाँ सस्ते में मिलती है ना, उसको सेल कहते हैं। लेकिन यहाँ अपने को ध्यान रखना है, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। देखो अपनी अर्थ पर या अपने यूनिवर्स में आपको दो प्रकार की थिंग्स मिलेगी, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि नॉन लिविंग थिंग्स की स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होती है एटम। क्या होती है? एटम। उसी प्रकार लिविंग बीइंग्स की जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं एटम। सेल बोलते हैं। लिविंग बीइंग्स की जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम सेल। जिस प्रकार मकान ईंटों से मिलकर बना होता है उसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल की सबसे पहले पढ़ते हैं हम डिस्कवरी। तो सेल की जो डिस्कवरी वो की रॉबर्ट हुक ने। और किसने की? बार्क ऑफ ट्री, एक पौधे की बार्क में। और उस बार्क का जो पार्क था उस पार्क को बोलते हैं कॉर्क। तो बार्क ऑफ ट्री, इस बार्क का एक पार्क होता है कॉर्क, इसके अंदर उसने सेल की खोज की। कैसे की? उसको कैसे लगी इसकी स्ट्रक्चर? इसको ऐसे लगी जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो, तो उसने देखे इसे कुछ स्ट्रक्चर्स, उसने इसको सेल कहा। ध्यान रखना, सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है लिटिल रूम। ये लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड, इंडियन वर्ड, ऐसे वर्ड आएंगे, ध्यान रखना। तो ये लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है लिटिल रूम। लेकिन ध्यान रखिए ये बार्क क्या होती है? प्लांट्स का डेड पार्ट होता है। इसलिए रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की डिस्कवरी की 1665 में, वो कैसी थी? एक्चुअल में डेड सेल थी। कैसी थी? डेड सेल थी। आपको अगर पूछे हु वाज फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ सेल, तब आपका आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर पूछ ले डेड सेल तो भी आपको रॉबर्ट हुक देना है। लेकिन अगर आपको पूछ ले लिविंग सेल तो फिर आते हैं एक ल्यूवेनहॉक जी। कौन आते हैं? ल्यूवेनहॉक। उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी, बैक्टीरिया सेल की, इसके कुछ ही सालों के बाद। तो ये होती है सेल की डिस्कवरी। इसके बाद देखो अपन देखते हैं कि अपनी धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स, उनकी बॉडी में सेल्स के नंबर के अकॉर्डिंग दो प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स। तो वो दो प्रकार के कौन से थे? एक था यूनिसेलुलर। क्या था? यूनिसेलुलर था, नहीं है। एक है यूनिसेलुलर, यूनि को मतलब सिंगल भी बोलते हैं अपन, और सिंगल को मोनो भी बोलते हैं। एक होता है मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है केवल एक सिंगल सेल से बनी होती है, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म दैट आर made up of multi cells, that are made up of large number of cells are called multicellular. The example of unicellular are amoeba, paramecium,
बैक्टीरिया, यूग्लिना एटसेट्रा। अमीबा, इन दोनों में आप डिफरेंस देखना, अमीबा और पैरामीशियम स्पेशली। अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ध्यान रखना, डेफिनेट साइज शेप नहीं होती। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल होती है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको बोलते हैं सूडोपोडिया। इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। जो क्या करते हैं, जो आपको पहले बता रखा है, मूवमेंट मोशन में हेल्प करते हैं, चलने में, लोकोमोशन में, और फूड को कैच करते हैं। तो अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं है। और पैरामीशियम, ध्यान रखना, इसकी शेप कैसी होती है? डेफिनेट शेप होती है इसकी। और अपने सोल ऑफ शूज, अपने जो शूज का जो सोल होता है ना, जूती का, उसके जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसकी बॉडी पर टीनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, उसको बोलते हैं सीलिया। तो इस ऑर्गेनिज्म का नाम है पैरामीशियम और इसका नाम है अमीबा। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे में लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है। लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब होता है कि जैसे फूड का डाइजेशन करने का काम करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें अपने स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, बकल कैविटी आएगी। इसी प्रकार रेस्पिरेशन करने का काम करेंगे लंग्स, इसी प्रकार ब्लड को पंप करने का काम करेगा हार्ट्स, वेस्ट मटेरियल को निकालने का बाहर काम करेगी किडनी। कहने का मतलब अपने में जैसे चलने के लिए अपनी मसल्स और बोन्स हेल्प करेगी, लोकोमोशन के लिए अपने में लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है। इसी प्रकार जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो गए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में ध्यान रखना, आपके एंट से लेकर चींटी से लेके एलिफेंट तक मल्टी सेलुलर में आते हैं। आप जो फंगी देखते हो ये भी मल्टी सेलुलर, ध्यान रखना। जो बैक्टीरिया आता है वो यूनि में आ जाएगा, ध्यान रखना, बैक्टीरिया किस में आ जाएगा? यूनि में। जबकि फंगी, एल्गी, ये सारे किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर में। प्लांट्स सारे मल्टी सेलुलर में आते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दैट ऑर्गेनिज्म that have only single cell, whereas multicellular organism have more than 2 or more cells. नेक्स्ट इसके बाद आता है जो डिस्कवरी की बात कर रहे थे अपन सेल की, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की, इसके बाद ल्यूवेनहोक ने की। ल्यूवेनहोक ने लिविंग सेल्स की खोज की। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, दो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है स्वीडेन एंड स्वान। इन्होंने क्या दी? सेल थ्योरी दी। क्या दी? सेल थ्योरी। इसको हिंदी में जैसे डाल्टन की थ्योरी थी ना, वैसे इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। अब इन्होंने दो पॉइंट दिए, किसने? स्वीडेन और स्वान ने। एक स्वीडेन ने दे दिया, एक स्वान ने दे दिया, ऐसे मान लो। इन्होंने क्या दिया? पहला पॉइंट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट क्या दिया? सेल इज द, आप लिख लेना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या दिया? दूसरा पॉइंट इन्होंने ये दिया कि सेल, पहला तो दिया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और दूसरा पॉइंट दिया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके मिलकर बने होते हैं? सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ये पहले पे कर लेना, दूसरे पे आप कर लेना कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वापस देखो, पहला पॉइंट उन्होंने दिया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये गलत, थोड़ा सा गलत बोल गया था मैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है। दूसरी बात कही इन्होंने, सेल्स आर दी बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए, जैसे मकान स्ट्रक्चर, मकान ईंटों से मिलकर बने होते हैं। फंक्शनल, जैसे मैंने कहा कि अपनी बॉडी में जिस प्रकार लेबर ऑफ डिवीजन होता है, उसी प्रकार अपनी सेल्स में भी लेबर ऑफ डिवीजन होता है। जैसे सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे आगे, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। जैसे अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम पढ़ेंगे तो वो प्रोटीन फूड बनाने का काम करता है। ठीक है, कहने का। और इसी प्रकार जैसे अपन लाइसोसोम पढ़ेंगे तो वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। तो जिस प्रकार अपनी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं, उसी प्रकार सेल के ऑर्गेनल्स भी अलग अलग काम करते हैं।
तो ये स्वीडन और स्वान ने सेल थ्योरी दी, जिसमें पहला पॉइंट था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, दूसरा पॉइंट था सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें एक तीसरा साइंटिस्ट आता है बाद में, जिसका नाम है विर्चोव। इसने थर्ड पॉइंट दिया, इसने थर्ड पॉइंट दिया जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बनेगा। इसने थर्ड पॉइंट क्या दिया, न्यू सेल्स आर ऑब्टेन्ड, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब पहले से कोई बनी हुई सेल्स है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन, बाय सेल डिवीजन, बाय सेल डिवीजन। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द सेल डिवीजन, पहले से बनी हुई सेल से ही डिवाइड होकर, मतलब जैसे ये पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल से भी कितनी सेल बनी, 2 बनी, फिर इससे 2 बनी, फिर इससे 2 बनी, मतलब एक से कितनी बन गई, 4 बन गई, फिर इससे बन गई, ऐसे सेल डिवीजन के द्वारा एक सेल से अनेक सेल बनी। ये बात किसने कही, विर्चो ने। इसके बाद अपनी बात आती है सेल की साइज और शेप के आधार पर, मतलब सेल की साइज और शेप। देखो हम जानते हैं जैसे अपनी बॉडी है, तो अपनी बॉडी की सारी सेल्स एक जैसी नहीं है, अपनी बॉडी की सारी सेल्स एक जैसी नहीं है। इसी प्रकार सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनकी सेल्स की शेप अलग होती है, साइज अलग होती है, वो डिपेंड करती है वो क्या फंक्शन करती है। जैसे अपने पढ़ा था कि अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल फीमेल्स के अंदर होती है, जिसको बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं, ओवम। अब ये बड़ी क्यों होती है, क्योंकि ये फूड स्टोर करती है। फिर अपने पढ़ा था सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो होती है स्पर्म, जिसके टेल होती है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है। अब इसके टेल क्यों होती है, तो 8th में अपने रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट पढ़ा था, और 10th में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे कि ये टेल इनकी हेल्प करती है मूवमेंट में। किसमें हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। इसी प्रकार अपनी जो नर्व सेल्स है उनकी डेफिनेट शेप होती है, जैसे इसे न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स को ध्यान रखना कि आपने 8th में भी पढ़ा था, न्यूरॉन्स कैसे बोलते हैं, तो इसकी शेप अलग है, ये कई मीटर लंबी भी हो सकती है, ध्यान रखना। सबसे लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल। ये अपनी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स है। कहने का मतलब कुछ सेल्स आपको स्पिंडल शेप भी मिलेगी, ऐसे जो अपनी मसल्स के अंदर आती है स्पिंडल शेप, कुछ आपको गोल मिलेगी, जैसे आरबीसी की सेल्स या डब्ल्यूबीसी की सेल्स आपको कैसे मिलेगी, गोल मिलेगी, राउंड। और एक चीज ध्यान रखना, कौन सी सेल है जो अपनी साइज से शेप चेंज करती है, तो वो अमीबा। कौन सी है, अमीबा। वो सेल भी है और वो एक ऑर्गेनिज्म भी है, लेकिन अगर अपनी बॉडी में पूछे कि कौन सी सेल है जो अपनी साइज और शेप चेंज करती है, तो वो डब्ल्यूबीसी की सेल आएगी, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्ट्यूस्किल्स। वो चेंज करती है, जो अपना ब्लड का एक पार्ट होता है, 7th क्लास में हमने पढ़ा था। इसके बाद ये अपना सेल की साइज और शेप हो गई, तो ध्यान रखना कि अपनी बॉडी में सारी सेल्स एक जैसी नहीं है, किस सेल को क्या काम करना है उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज और शेप होती है। जैसे आपने 8th में ओनियन का पील, प्याज के छिलका जो बिल्कुल पतला वाला आता है, उसमें देखा होगा जो सेल्स थी वो ब्रिक्स के जैसे ऐसी थी, वो सेल्स के जैसे ब्रिक्स के जैसे ऐसे थी, ऐसे बनी हुई, एक डायग्राम बना हुआ था अपनी 8th क्लास की बुक में, ठीक है। अब इनकी साइज शेप एक जैसी हो सकती है, लेकिन दूसरी जो अगर वो सेल्स होती है उनकी साइज शेप अलग होगी। इसके बाद आता है कि सेल, जैसे अपन ने पढ़ा था कि एटम किससे बना होता है, तब अपन ने पढ़ा था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते हैं। तो उसी प्रकार सेल किसकी बनी होती है, तो सेल मेड अप ऑफ, सेल किसकी बनी होती है, तो इसमें अपन 3 पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ध्यान रखना, जिसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा अपन पॉइंट पढ़ेंगे न्यूक्लियस, क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। और थर्ड अपन पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में अपन अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे इसका एक पार्ट पढ़ेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया, एक पार्ट पढ़ेंगे अपन गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस, एक पार्ट पढ़ेंगे अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम, एक जैसे इसका पार्ट पढ़ेंगे अपन लाइसोसोम्स, एक पढ़ेंगे अपन प्लास्टिड्स, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर अपन पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले पढ़ेंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ प्लांट सेल में एक होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। ये ओनली इसमें होती है प्लांट सेल में।
ये पढ़ते हैं अपन सेल के ऑर्गेनेल्स। इसके बाद जब ये जैसे हो जाएगा तो अपने सेल डिवीजन बचेगा, ठीक है। अब अपन शुरुआत करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब बिल्कुल पतली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसमें देखो पहले तो आती है इसकी बनी हुई किसकी होती है, फॉर्मेशन, ये किसकी बनी होती है, ध्यान रखना, ये प्रोटीन और लिपिड्स की, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है। और सेल वॉल किसकी बनी होती है, साथ में ध्यान रखना, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, जो किसमें होती है, प्लांट सेल में। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि ये इसके ये बनी हुई तो किसकी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स की। अब इसके फंक्शन क्या क्या है, ये क्या क्या फंक्शन करती है, तो इसके फंक्शन में हम देखेंगे तो एक तो ये सेल को क्या देती है, इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप, इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप, सेल को एक डेफिनेट शेप देती है, शेप और साइज देती है सेल को। दूसरा, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग of outer materials, outer side materials to the cell, cell organelle, cell organelle से outer side material को mixing से रोकती है। थर्ड, it protection, it provide protection to the cell, it provide protection to the cell, cell को क्या प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। और फोर्थ देखो, it चेक का मतलब मैं जैसा नहीं बताया था, रोकना। इट चेक्स सब्सटेंस की जांच करती है। कैसे कि जैसे मान लो, हम अपन आगे पढ़ेंगे कि जैसे मान लो सेल है तो सेल को ऑक्सीजन की नीड होती है, CO2 की नीड नहीं होती है। तो CO2 अगर बाहर की तरफ है तो उस CO2 को अंदर नहीं आने देगी। कौन नहीं आने देगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन नहीं आने देगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो ऑक्सीजन को आने देगी, सेल को वाटर की आवश्यकता होती है आने देगी, सेल को फूड की आवश्यकता होती है आने देगी, लेकिन सेल को वेस्ट मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है तो उनको नहीं आने देगी। मतलब तीन प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। एक होती है परमिएबल, परमिएबल का मतलब है कोई भी आओ और कोई भी जाओ, जैसे नदी का बाड़ा या फिर मंदिर का घंटा, कोई भी आया बजा के चला गया, उसको बोलते हैं हम परमिएबल। एक होती है इम्परमिएबल, इम्परमिएबल का मतलब है वहां कोई भी नहीं जा सकता। ये जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होती है सेमी परमिएबल। क्या होती है, सेमी परमिएबल, या इसको बोलते हैं हम सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कुछ को आने देना, कुछ को नहीं आने देना। जैसे आने देना किस किस को, ऑक्सीजन को, वाटर को, फूड को, और आने नहीं आने देना किस किस को, CO2 को और वेस्ट मटेरियल को। तो ये सेलेक्टिवली क्या होती है, परमिएबल होती है, इसलिए इसको सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। आपके क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें जैसे अलग अलग सब्सटेंस जो कैसे किस प्रोसेस के द्वारा आते हैं, तो उसमें अपने कुछ प्रोसेस पढ़ते हैं। जैसे एक प्रोसेस है अपनी डिफ्यूजन, एक प्रोसेस है अपनी डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, हाई से लो की तरफ जाना। जैसे अपन ने पढ़ा था जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है नहीं जाता। जैसे इसका एक दो एग्जांपल और देखो कि जैसे रिवर्स निकलती है तो रिवर्स कहां से निकलती है, माउंटेन्स से। तो वहां माउंटेन्स ऊंचाई पे होते हैं तो ऊंचाई से रिवर्स नीचे आती है, कहां आती है, नीचे। तो हाई से लो की तरफ आती है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन,
हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे ये बात मानते हैं पर सेल है मान लो, अब बाहर है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, अंदर लो है O2 और बाहर क्या है हाई है, ज्यादा है, तो O2 क्या आएगी अंदर आ जाएगी, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ आके ये फूड का ब्रेकडाउन करेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, एनर्जी बनेगी और साथ में गैस बन जाएगी। उस गैस का नाम क्या होगा CO2। अब CO2 यहाँ पर क्या हो गई हाई हो गई और बाहर CO2 क्या है लो है, तो CO2 कहाँ चली जाएगी बाहर, हाई से लो कंसंट्रेशन CO2 है ना, और O2 बाहर हाई थी अंदर कम थी तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ये होता है डिफ्यूजन। ध्यान रखना O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है सेल के अंदर वो किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। आपने कभी गौर किया होगा कि यार हम O2 लेते हैं और CO2 क्यों छोड़ते हैं, तो ध्यान रखना अपन O2 लेते हैं और CO2 क्यों छोड़ते हैं, तो C कहां से आया, तो C आया अपने फूड से। कहां से आया, अपने फूड से, क्योंकि अपन जो फूड लेते हैं उसके अंदर कार्बन होता है और किसी भी चीज को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, चाहे कागज को जलाओ, कपड़े को जलाओ, पेड़ पौधों को जलाओ, अपनी बॉडी को जलाओ, फूड को जलाओ, पेट्रोल डीजल किसी को भी जलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये प्रोसेस हो गई डिफ्यूजन। इसके बाद आती है एक प्रोसेस जिसका नाम है ओस्मोसिस, जिसका नाम है ओस्मोसिस। तो यहां तो सब्सटेंस, लेकिन यहां आएगा मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इसमें एक शब्द जुड़ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ वाटर है ना, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन का एक टाइप है, ध्यान रखना। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जो, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है। ये भी डिफ्यूजन ही है, लेकिन इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड हो गई। ये डिफ्यूजन की प्रोसेस में जरूरी नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई, अपने यहाँ भी हो रही है कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हर चीज होती है। जैसे यहाँ प्रेशर कम है, दूसरी जगह प्रेशर हाई है, तो वहां से एयर अपने यहाँ आएगी, ठीक है। तो ये चीज, या जैसे मान लो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जैसे आपकी चाय का कप है, चाय है, उसके अंदर उसका टेम्परेचर क्या बहुत ज्यादा है और बाहर पड़ रही है सर्दी, ठंड पड़ रही है, तो उसकी जो वेपर्स है गर्म होकर वो बाहर चली जाएगी, तो वो चाय आपकी जल्दी से क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो हीट का ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, कप के अंदर हीट ज्यादा थी, हाई कंसंट्रेशन थी, बाहर कम थी। गर्मियों में चाय जल्दी से ठंडी क्यों नहीं होती, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर भी ज्यादा और उसका भी टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो सर्दियों में जल्दी से चाय ठंडी हो जाती है। इसका रीजन कि डिफ्यूजन प्रोसेस, हायर कंसंट्रेशन से हीट लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। अब हम अपन पढ़ते हैं ओस्मोसिस में आगे कि जैसे इसमें सेल मेम्ब्रेन आई, तो अब इसमें एक दो प्रैक्टिकल है आपके, एक दो एक्टिविटीज है। उसमें आपको या तो आप एग सेल ले लो, अंडे, एग सेल, ध्यान रखना अंडे के ऊपर जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो सेल होता है SHELL, एग सेल, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो या तो बॉइल्ड एग ले लो या फिर कोई प्लांट से ले लो, जिसमें चाहे किशमिश ले ले या कोई भी ले ले। तो देखो तीन चीज मैं आपको बना रहा हूँ, ये 3 टम्बलर ले रहा हूँ मैं, ग्लास टम्बलर, ओस्मोसिस की प्रोसेस को समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने किशमिश रख दिया, यहाँ पर भी एक किशमिश रख दिया, यहाँ भी एक किशमिश रख दिया। किशमिश क्या एक प्रकार की प्लांट सेल है, डेड प्लांट सेल। अब इसके अंदर अपन ने क्या करा, इस टम्बलर के अंदर ये A है, ये B है और ये C है। इसके अंदर एक शुगर सॉल्यूशन भर दिया अपन ने। क्या भरा, शुगर सॉल्यूशन। इसके अंदर भी हमने एक शुगर सॉल्यूशन, इसके अंदर भी क्या भरा, शुगर सॉल्यूशन। अब देखो क्या डिफरेंस है, यहां जो शुगर सॉल्यूशन भरा ये अपन ने भरा डाइल्यूट। क्या भरा, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, देखो डाइल्यूट का मतलब है वाटर क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन में, हायर, या अपन वाटर कह देंगे, मोर कह देंगे, ज्यादा है। और शुगर क्या होगी,
लेस होगी एज कंपेयर टू किशमिश की तुलना में, ठीक है, वाटर ज्यादा है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर शुगर जो घुली हुई चीज है वो कम हो और वाटर ज्यादा हो, तो इसको अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? हाइपोटोनिक। इस किशमिश की तुलना में इसमें शुगर कम है और वाटर ज्यादा है, किशमिश की तुलना में वाटर बाहर ज्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक बोलेंगे। अब देखो वाटर क्या करेगा, अंदर जाएगा, अंदर वाला वाटर भी बाहर आएगा, लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा वाटर अंदर जाने से ये क्या हो जाएगी, सुबह तक फूल जाएगी। तो अपन लिखेंगे सेल विल स्वेल अप, फूल जाएगी, स्वेल अप। स्वेल अप कब हुई? जब इस ऐसे शुगर सॉल्यूशन में रखा जो डाइल्यूट हो, मतलब जिसमें शुगर तो कम और वाटर ज्यादा। तो वाटर ज्यादा है तो वाटर इसके अंदर चला जाएगा, ये फूल जाएगा। ये घर पे भी करके देख सकते हो आप। एक किशमिश को आप सिंपल वाटर के अंदर रखना और एक किशमिश को वाटर के अंदर खूब सारी शक्कर डालना, खूब सारी शक्कर घोलना, तब तक घोलना जब तक शक्कर का घुलना बंद नहीं हो जाए, तब तक वो हाईली सैचुरेटेड नहीं हो जाए। तो आप देखोगे कि जिसमें आपने वाटर के अंदर किशमिश रखा है वो किशमिश मॉर्निंग तक फूल जाएगा, और जिसके अंदर आपने शुगर बहुत ज्यादा डाली थी, बहुत ज्यादा मीठा पानी था, उसके अंदर किशमिश पिचक जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। अब इस तीसरे में क्या है कि इसके अंदर जो ये हाइपोटोनिक का ध्यान रखना, यहां पर अपन ने जो सॉल्यूशन लिया वो आइसोटोनिक लिया। क्या लिया? देखो आइसो का मतलब होता है सेम, मैंने पहले भी बताया था आपको जब आइसो को पढ़ाए थे। आइसोटोनिक का मतलब होता है इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर जितनी शुगर है उतनी ही शुगर किशमिश के अंदर है। इसके अंदर जितना नहीं, इसके अंदर जितना वाटर है उतना ही वाटर इस किशमिश के अंदर है, जितना वाटर बाहर है उतना ही वाटर अंदर है। अब क्या होगा, वाटर अंदर जाएगा, अंदर वाला बाहर जाएगा, अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, दोनों में प्रोसेस सेम रहेगी। तो यहां आएगा डोंट चेंज, कोई चेंज या नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। किस सॉल्यूशन में? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपके क्वेश्चन आ जाए आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप कहोगे वह सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर और शुगर की कंसंट्रेशन किशमिश की तुलना में इक्वल हो। किशमिश और सॉल्यूशन की दोनों की शुगर की कंसंट्रेशन, दोनों की वाटर की कंसंट्रेशन सेम हो तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो जिसके अंदर, जिस सॉल्यूशन के अंदर को शुगर तो कम हो और वाटर ज्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक। तो आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट विल हैपन व्हेन एक सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो आपका क्वेश्चन आएगा सेल विल स्वेल अप। इसके अंदर क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन के अंदर वाटर तो होता है लो, वाटर तो होता है लो और शुगर होती है हाई, शुगर होती है मोर या हाई कह दो। तो शुगर मोर आई तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, कंसंट्रेट, और इसी को अपन बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर, देखो हाइपर का मतलब ज्यादा, अपन कहते हैं ना वो हाइपर हो गया यार, मतलब ज्यादा हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या होगा, शुगर जो है ज्यादा है और वाटर कम है। अब इस उसमें वाटर कम है, वाटर इसमें ज्यादा है, तो वाटर क्या होगा, बाहर आएगा, अंदर इसका वाला भी बाहर जाएगा, लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा तो बाहर ज्यादा होगा, अंदर कम जाएगा। तो इससे सेल क्या हो जाएगी, सेल विल श्रिंक, सेल विल श्रिंक, सेल सिकुड़ जाएगी। देखो एक होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट डाइल्यूट अपन ने रखा मात्रा के अकॉर्डिंग, चाहे वाटर मान लो तो कंसंट्रेट में वाटर कम और सोल्यूट ज्यादा, वाटर सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट ज्यादा सोल्वेंट कम। इसी प्रकार डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें सोल्वेंट ज्यादा सोल्यूट कम। लेकिन ये हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या है, ये है जब दो सॉल्यूशन की अपन दो चीजों की कंपेयर कर रहे हैं। जैसे किशमिश है, किशमिश के अंदर शुगर होती है, मीठे होते हैं किशमिश, है ना, रेजिन्स और एप्रिकॉट्स इनको बोलते हैं। तो इसकी तुलना में इसमें शुगर क्या है, कम है सॉल्यूशन में, तो जिस इसके कंपेयर में शुगर कम है तो इसको हाइपोटोनिक कहा। इसमें किशमिश की तुलना में शुगर ज्यादा है तो इसको क्या कहा अपन ने, हाइपरटोनिक या कंसंट्रेट सॉल्यूशन। वाटर कम है तो वाटर बाहर आएगा तो ये बेचारा सिकुड़ जाएगा। अपन जो घर पे बादाम भिगोते हैं या खाने के लिए चने भिगोते हैं या किशमिश भिगोते हैं या मिल्क के अंदर कोई भी किशमिश बादाम वगैरह डालते हैं तो वो फूल जाता है, तो वो फूल जाता है। तो यहाँ जो प्रोसेस होगी, ध्यान रखना, यहाँ जो प्रोसेस होगी, यहाँ वाटर कहाँ जा रहा है, अंदर ज्यादा जा रहा है, तो इसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस। क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, ध्यान रखना। यहाँ वाटर बाहर निकल रहा है तो इसको बोलेंगे एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस की सॉल्यूशन में होगा हाइपरटोनिक में, एंडोस्मोसिस की सॉल्यूशन में होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके अंदर कोई इक्वल रहेगा तो नो चेंज आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब ये अपनी हो गई सेल मेम्ब्रेन। कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ को अनुमति देती है, जैसे वाटर को अनुमति दे दी, ऑक्सीजन को अनुमति दे दी कि आप अंदर आ जाओ, लेकिन CO2 और वेस्ट मटेरियल को क्या कहेगी, आप मत आना, आप बाहर रहना, है ना।
ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। इसके बाद नेक्स्ट आपके जो आता है वो आती है सेल वॉल, वो आती है सेल वॉल। देखो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसमें रहती है? ओनली प्लांट सेल में। किसमें रहती है? ओनली प्लांट सेल में। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्शन करना। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जैसे कोई डेजर्ट के अंदर कोई प्लांट है, जब अपन टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सेलुलोज बहुत अच्छा रोल निभाती है उन प्लांट्स को अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, वाटर बहुत कम है, तो उससे बचाती है। ठीक है। अब अगर मान लो कोई लिविंग सेल अपन ने डाल दी किसी सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन कौन सा? हाइपरटोनिक। कौन सा सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक, जिसके अंदर क्या है? शुगर मोर है और वाटर क्या है? लेस है। वाटर लेस है एज कंपेयर टू एक ये प्लांट सेल, एज कंपेयर टू प्लांट सेल। तो ये क्या होगा? जैसे ये सेल वॉल है, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान रखना। ये बाहर वाली क्या है? सेल वॉल। अंदर वाली क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस। जैसे न्यूक्लियस इसमें साइड में होता है, ध्यान रखना, न्यूक्लियस। अब अपन क्या करेंगे? अगर घंटे भर इसमें से छोड़ दिया तो ये तो शुरुआती थी, बाद में क्या होगा? ये आपका टम्बलर के अंदर वो भरा हुआ है सॉल्यूशन। क्या भरा हुआ है? शुगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, मतलब इसमें शुगर कम, सॉरी शुगर ज्यादा, वाटर कम। तो वाटर इसके ज्यादा है तो वाटर क्या आएगा? इससे बाहर आएगा। तो इसमें बाद में कंडीशन क्या हो जाएगी? ये जो सेल वॉल है ये तो ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन अंदर वाला जो मेटल है वो पिचक जाएगा। अंदर वाला मेटल है वो श्रिंक हो जाएगा, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, ध्यान रखना। श्रिंकेज ऑफ इंटरनल मटेरियल ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर के सारे मटेरियल इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, उसका सिकुड़ना क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस। तो ये फिनोमिना किसमें देखने को मिलेगा? प्लाज्मोलाइसिस प्लांट सेल के अंदर। इट मींस ये सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे आपकी बुक में भी इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कोई सा भी सॉल्यूशन हो तो वहां सेल वॉल इनको बचाती है। जैसे हाइपोटोनिक में कैसे बचाएगी? सुनना, ये तो हाइपरटोनिक में था। हाइपोटोनिक में क्या होगा कि जैसे मान लो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, मैं हाइपोटोनिक कर रहा हूं, तो हाइपोटोनिक में शुगर क्या होगी? लेस होगी, और वाटर क्या होगा? मोर होगा। वाटर क्या होगा? मोर होगा हाइपोटोनिक में। अब क्या होगा? वाटर अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर डालेगी। ये इधर देखते हैं फिर क्या होता है, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें प्रेशर डालेगी, तो प्रेशर डालेगी तो सेल वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन सेल वॉल क्या करेगी? इनके प्रेशर को सह लेगी और इसको फटने से बचाएगी, क्योंकि ज्यादा फूलेगी तो सेल फट जाएगी। अरे आप बादाम को या किशमिश को आप पानी में डाल के रख दिए, आप 2-3 दिन रखो, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब किशमिश फट जाएगा, सेल अप हो जाएगा, सेल के बाद ब्लास्ट होगा, फट जाएगा। तो इनको अनफेवरेबल कंडीशन जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो बाहर रहता है उससे भी बचाती है। कौन बचाती है? सेल वॉल। देखो हाइपरटोनिक में तो श्रिंक हुआ था, जिस फिनोमिना को हमने कहा था प्लाज्मोलिसिस, लेकिन जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है तो इसके अंदर वाटर जाता है, वाटर जाने से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फैलेगी, फ्लेक्सिबल होती है। सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ध्यान रखना, नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है तो इसको फटने से बचाती है। कब? कौन से सॉल्यूशन में? हाइपोटोनिक में। और हाइपरटोनिक में पिचक जाती है, और इस फिनो को हमने कहा था प्लाज्मोलाइसिस। ये आपके सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक है। बचाती कौन से में? हाइपोटोनिक में। क्यों? क्योंकि वाटर बाहर से, हाइपोटोनिक में सोल्यूट मतलब शुगर कम होती है, वाटर ज्यादा होता है, तो वाटर बाहर से अंदर आएगा तो वो फैलेगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फैलेगी तो उसके फटने का डर रहेगा, उसको फटने से कौन बचाएगा? सेल वॉल। अब जो नेक्स्ट आता है अपने न्यूक्लियस, नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। ध्यान रखना, ये जो न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। इसको अपन कहते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, सेल का कंट्रोलर। हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन जब सेल स्टार्ट होती है, डिवीजन का मतलब जब सेल रिप्रोड्यूस करती है, 1 से 2 होती है। अपने पढ़ेंगे अपना कि सेल डिवीजन के अपने में नई सेल्स कैसे बनी। जैसे अपन 2 सेल्स से बने,
एक फादर से आया स्पर्म, मदर से आया ओवम, और कौन सी सेल बनी? जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन हुआ, एक सेल से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 से होते होते आज अपनी बॉडी कंप्लीट हो गई। तो सेल डिवीजन में हेल्प करती है। एक इसके अंदर होती है थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर्स, जिनको क्या कहा था अपन ने? क्रोमोसोम्स। क्या कहा था? क्रोमोसोम्स। और जो ईच एंड एवरी सेल में तो कितने होते हैं? 46 ईच सेल में, लेकिन एक्सेप्शन स्पर्म सेल में कितने होते हैं? 23। और फीमेल के अंदर ओवम सेल होती है, उसके अंदर कितने होते हैं? 23। तो जाइगोट में कितने हो जाएंगे? 46। अपनी मतलब फीमेल्स में स्पर्म को छोड़ के प्रत्येक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, और जो फीमेल्स होती है ना, उनके अंदर ओवम को छोड़ के सब में 46 क्रोमोसोम्स है। अब ये थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के, या क्रोमोसोम्स के ऊपर जैसे स्ट्रक्चर होती है थ्रेड लाइन, इन पर जैसे डॉट डॉट होते हैं, इन डॉट डॉट को हम बोलते हैं जीन। और जीन क्या होते हैं? फ्रैक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? ये कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाते हैं, एक से दूसरी में ले जाते हैं, या इस पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को ले जाते हैं। कैरेक्टर्स कैसे? जैसे मान लो मेरे नाक है, मेरी मदर जैसा है, मेरे बाल है फादर जैसे हैं, मेरा फेस कट है पिताजी मदर जैसा है, ये अपने कैरेक्टर्स। जैसे मैंने आपको आज कहानी सुनाई थी डीएनए से अपने को किसी का भी माता पिता का पता लगा सकते हैं, भाई इसका पिता कौन है, इसकी माँ कौन है, इसका बेटा कौन है। तो ये ले जाने का काम कौन करता है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पर क्या लगे होते हैं? जीन। और जीन किसके सेगमेंट होते हैं? डीएनए के सेगमेंट होते हैं। ध्यान रखना, न्यूक्लियस का अपना खुद का मटेरियल होता है। इसी प्रकार 2 सेल ऑर्गेनेल और आएंगे जिनका खुद का मटेरियल होता है, और वो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हर कभी दिखाई नहीं देते। आप बुक को लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये तभी दिखाई देते हैं जब सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। तो ये आपने को ध्यान रखना है कि कैरेक्टर्स को इनहेरिटेंस कौन करता है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? जीन के। तो जीन किसके सेगमेंट होते हैं? डीएनए के। मतलब जीन डीएनए के बने होते हैं। तो डीएनए मेन चीज हो गई, डीएनए से जीन बना, जीन से क्या बन गए? क्रोमोसोम्स बन गए। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। अपन ने 2 चीज पढ़ ली, सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, न्यूक्लियस पढ़ लिया। फिर अपना थर्ड आता है साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ध्यान रखना, फ्लूइड सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, और ये न्यूक्लियस हो गया आपका। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो जो लिक्विड प्लस जो सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, गोल्जी बॉडी है, इन सबको मिलाकर अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, मैं बताना भूल गया आपको, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को ऐड करते हैं तो बनता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने दिया? पुरकिंजे ने। ये आपके नाम दे रखा है, किसने दिया? ये पुरकिंजे ने। यहां देखो, मैं एक बहुत बड़ी चीज भूल गए न्यूक्लियस के बारे में, वो वापस बताता हूं मैं आपको, फिर इसको वापस साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे। वो क्या भूले अपन? वो बोलते हैं कि न्यूक्लियस पे जो एक मेम्ब्रेन होती है, ध्यान रखना, न्यूक्लियस पे डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। उस डबल लेयर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ध्यान रखना, न्यूक्लियस के ऊपर डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ध्यान रखना, प्रत्येक सेल जो अपनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है उनकी प्रत्येक सेल पर नहीं होती, वो कुछ स्पेशल कुछ पे मतलब जिन पे नहीं होती उनको प्रोकैरियोटिक, और जिन पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको यूकैरियोटिक। तो इसकी प्रेजेंस के आधार पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के आधार पर 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं। ध्यान रखना, 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? एक है प्रोकैरियोटिक, एक है प्रोकैरियोटिक, और दूसरे हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, देखो, प्रो मींस प्रिमिटिव, प्रो मींस प्रिमिटिव, और कैरियो मींस न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस।
यू मीन्स वेल डिफाइंड और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, ये पहला डिफरेंस हो गया इनके अंदर। दूसरा डिफिनेशन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होती है? एब्सेंट। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है इसमें? प्रेजेंट यूकेरियोटिक में। थर्ड होता है साइज। जैसे आप डिफरेंस लिखोगे ना तो प्री एग्जिस्ट प्रिमिटिव उधर वो आ गया, इधर भी लिखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर एब्सेंट, इसके अंदर प्रेजेंट। इसमें जो साइज आती है वो आती है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक। इसको इसे लिखते हैं माइक्रोमीटर। देखो 1 माइक्रोमीटर में होता है 10 की पावर -6 मीटर, 1 नैनोमीटर में होता है 10 की पावर -9 मीटर, 1 मिलीमीटर के अंदर होता है 10 की पावर -3 मीटर। इसी प्रकार 1 किलो के अंदर होता है 10 की पावर 3 मीटर, 1 किलोमीटर के अंदर, केएम के अंदर। एक है आपके आ जाए जीबी, 1 जी है ना, जीबी या जीएम मीटर, उसके अंदर आएगा 10 की पावर 6 और टेरा आ जाए तो 10 की पावर 9। ये आपको पहले भी चैप्टर में बता दिया। इसकी जो साइज होती है वो होती है 5 माइक्रोमीटर कम से कम और मैक्सिमम 100 माइक्रोमीटर तक। सेल साइज ध्यान रखना है। फोर्थ, इसमें ओनली सिंगल क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम होते हैं? सिंगल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम होता है। और इसमें क्या लिखोगे? मोर देन वन। जैसे अपने में कितने होते हैं? मोर देन 1। जैसे अपने में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। अब इसमें कहां है और कहां अपने में 46। इसके अलावा अभी मेरी क्लास चल रही है बता रहा, इसके अलावा जो नेक्स्ट है इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम हो गया, इसके अंदर आ गया मोर देन 1 क्रोमोसोम। इसमें फिर आता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेल्स कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी एपरेटस। अंदर आके बैठ सकते हो, बाकी बोलना मत। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स ये। और इसमें क्या आएगा? मेम्ब्रेन बाउंड, ये फोर्थ हो गया। और ये फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट, मतलब मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन का मतलब आउटर कवरिंग, इनमें एब्सेंट होती है और इनमें प्रेजेंट होती है। ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल आप 6 पॉइंट इसमें लिख सकते हो। तो इसके एग्जांपल में ध्यान रखना, इसके एग्जांपल में आप लिखोगे बैक्टीरिया, और इसके एग्जांपल में आपको लिखना है अमीबा, पैरामीशियम, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट, सब आ गए। ठीक है सारे। आपको अमीबा का तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि यूनिसेलुलर और यूकेरियोटिक है, याद रखना। सेल के नंबर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं? 2, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं? 2, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। ध्यान रखना। ह्यूमन किसका एग्जांपल है? कमेंट बॉक्स में जाकर बताना। अब अपन साइटोप्लाज्म जो बीच में चला दिए थे उसको वापस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म थर्ड पॉइंट। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सेल को एक अंदर से मतलब सेल को भरा हुआ रखता है, सेल को एक सेफ साइज प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो इनमें कौन कौन से, जैसे पहले मैंने जस्ट आप पहले देखोगे तो बता दिया। जैसे सबसे पहले अपन पढ़ लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टिड्स पढ़ लेंगे, फिर अपन पढ़ लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम, फिर गोल्जी एपरेटस और लास्ट में पढ़ लेंगे लाइसोसोम्स। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। आपकी बुक में अलग बता रखा है, मैं थोड़ा सा अलग बताऊं, कोई दिक्कत नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल लेयर मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है। जैसे एटम का अपन ने सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ा था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल है जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है, जिसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है पोरस होती है। पोरस का मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छोटे छोटे छेदों से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। जैसे O2 अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगी, फूड अंदर आएगा, वेस्ट मटेरियल बाहर जाएगा। जैसे O2 अंदर आ रही है, फूड अंदर आ रहा है, इसी प्रकार CO2 बाहर जा रही है, वेस्ट मटेरियल बाहर जा रहा है। तो इस पर एक आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली में पोरस होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको बोलते हैं क्रिस्टीज। क्या बोलते हैं? क्रिस्टीज। मैं आपको अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा सबके।
सेल का डायग्राम आपके वैसे 8 में भी अपने बनाया था, बना सकते हैं। तो अंदर वाली प्रेस्टीज, यहाँ क्या होता है कि जो अपना ब्लड का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके आता है और ब्लड का प्लाज्मा फूड लेके आता है, उस फूड का ब्रेकडाउन कौन करती है? फूड का मतलब ग्लूकोज, और उसका ब्रेकडाउन कौन करती है? ऑक्सीजन। 7th क्लास में पढ़ने पड़ा था, क्या बनेगी? CO2, जो एक प्रकार का क्या है? वेस्ट मटेरियल। क्या है? वेस्ट मटेरियल। और साथ में क्या बनेगी? एनर्जी। ध्यान रखना, इस एनर्जी से यहाँ पर निर्माण होता है एटीपी का, एटीपी का, और एटीपी का निर्माण होता है मतलब एनर्जी का निर्माण होता है, तो इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोलते हैं? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस पावर। कैसे प्रोड्यूस करता है? फूड का ब्रेकडाउन करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और CO2 बनती है जो वेस्ट मटेरियल है, एनर्जी बनती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। इतना सा और ध्यान रख लेना, न्यूक्लियस के अलावा ये भी है जिसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, मतलब खुद के क्रोमोसोम्स है, खुद का DNA है, खुद के जीन्स हैं। ठीक है, ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरर भी कर सकता है। ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, देखो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल्स, केवल किसके अंदर होते हैं? प्लांट सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक कलरलेस होते हैं और दूसरे होते हैं कलरफुल। जो कलरलेस होते हैं उनको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। और जो कलरफुल होते हैं उनको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टार्च का जो स्टोर करता है प्लांट्स, आलू और चावल, पोटैटो, राइस, व्हाइट कलर में जो उनका, अगर राइस को अपन धोते हैं तो व्हाइट कलर निकलता है, उसी प्रकार पोटैटो के अंदर भी जो व्हाइट कलर निकलता है वो स्टार्च का होता है। स्टोरेज ऑफ स्टार्च कौन करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट आपके अभी लेवल में केवल एक ही क्रोमोप्लास्ट है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, है ना, जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है खूब सारी। ये क्लोरो ग्रीन कलर हो गया। एक होता है रोडोप्लास्ट में रेड कलर हो गया। कौन सा कलर? रेड कलर। इसी प्रकार एक होता है जेंथोप्लास्ट, जिसके अंदर कौन सा कलर होता है? वॉयलेट कलर। ठीक है, ये जेंथो रोडो आपके बड़ी क्लास में जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर के पिगमेंट है, ध्यान रखना, क्लोरोफिल ग्रीन कलर के पिगमेंट है जो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को, 10th में पढ़ेंगे अपन, सोलर एनर्जी को रिसीव करके CO2 और वाटर की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस देते हैं। उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? उस प्रोसेस को कहा था फोटोसिंथेसिस। और वो प्रोसेस करते हैं केवल ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स। तो ये आपके आ गया क्लोरोफिल को अपन डायरेक्ट नहीं कहते, प्लास्टिड्स कहते हैं। ये प्लांट सेल के अंदर होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कलरलेस और कलरफुल। कलरलेस वालों को अपन ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं जो स्टोरेज करते हैं फूड का। कलरफुल वालों को अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें एक आता है क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो सोलर एनर्जी को एक्सेप्ट करता है और उसको केमिकल एनर्जी फूड में बदलता है, CO2 और वाटर को, और साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करवाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ध्यान रखना, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये तीनों डबल लेयर ऑर्गेन होती है। इनकी लेयर कैसी होती है? डबल लेयर होती है। और इसमें कुछ पट्टियां भी होती है जिनको स्ट्रोमा वगैरह बुक में दे रखा, पढ़ लेना। डबल लेयर कौन कौन से है? प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम। अब देखो ER क्या होता है? आपने देखना न्यूक्लियस सेल का डायग्राम देखना, प्लांट से जैसे एनिमल सेल है न्यूक्लियस, तो यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सीड्स और वेसल्स आपको दिखेगी। मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स और वेसल्स आपको दिखेगी ऐसे, है ना। एक नाम से देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम। एंडो का मतलब अंदर, प्लाज्मा के अंदर, रेटिकुलेटम जाल जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स होती हैं और कुछ सीड्स जो सीड्स के रूप में रहते हैं, सीड है ना, सीड के रूप में रहते हैं, सीड बोलते हैं ना, एक के ऊपर एक। ये दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना। ER दो प्रकार की होती है। दो कौन कौन सी? एक RER और एक SER। R का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम, रफ एंडोप्लाज्मिक। इसका S का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम। ये स्मूथ होती है, रफ होती है। ये रफ क्यों होती है? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। किस पर? इस पर। जैसे डॉट डॉट लगा हुआ था, एक पे ऐसी होती है, एक पे कोई डॉट डॉट नहीं लगा होता। इसमें जो डॉट डॉट लगे होते हैं
इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम। रफ क्यों? क्योंकि इन पर क्या होते हैं? राइबोसोम। आपको पूछ ले कि रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पर क्या होते हैं? राइबोसोम। और इसमें राइबोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब इसका ध्यान रखना, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनका काम होता है प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना। तो कौन सी करेगी प्रोटीन का सिंथेसिस? आरईआर। क्यों करेगी? क्योंकि उन पर क्या लगा हुआ है? राइबोसोम। इनका काम होता है फैट सिंथेसिस करना। क्या करना? फैट सिंथेसिस करना। ये है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम। ये दो प्रकार की होती है, रफ आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम और स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम। इसको रफ इसलिए कहा क्योंकि इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। इसको स्मूथ इसलिए कहा कि इन पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ये फैट का सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा जो ईआर है उसके एक दो और फंक्शन है। वो फंक्शन देखो क्या है। एक इसका जो फंक्शन है ये क्या करती है? सेल को अंदर से मजबूत बनाती है। दूसरा ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। इसमें हेल्प करती है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। और फ्रेमवर्क, ये एक प्रकार का फ्रेमवर्क जाल बनाती है जो सेल साइटोप्लाज्म को डेफिनेट से प्रोवाइड करवाता है। जैसे हम इसमें पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम में यहाँ पे दे रखा है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती है, सीट, जिनको सीट के रूप में रहती है। और ये दो प्रकार की होगी। और इसके अलावा जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम में प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, स्मूथ वाली लिपिड का सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? इसका फंक्शन है चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल्स का और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाती है। तो इसका जैसे अपन क्या कर देंगे? ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेमवर्क और प्रोटीन सिंथेसिस और फैट सिंथेसिस, ये चार चीजें ध्यान रखना। ये इसके मेन फंक्शन है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, फ्रेमवर्क, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है कौन सी? आरईआर, और फैट का सिंथेसिस कौन करती है? एसईआर। ये आपकी होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम। ठीक है, ध्यान रखना प्रोटीन और फैट के जो सिंथेसिस होता है, और प्रोटीन और फैट से क्या बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैट इज कॉल्ड बायोजिनेसिस। ये सब ध्यान रखना, बायोजिनेसिस। प्रोटीन और फैट का सिंथेसिस करने को बायोजिनेसिस कहते हैं। ये आपको मैंने नोट्स में भी लिख रखा है। इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस, देखो गोल्गी एक साइंटिस्ट है, कैमिलो गोल्गी। गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं इनको। गोल्गी एक साइंटिस्ट है। इनके अंदर जो इनकी जो स्ट्रक्चर्स आप पढ़ोगे ना, ये 11th ट्वेल्थ में जब आप बायो लोगे तो आएगी। अभी छोटी क्लासों में ज्यादातर इनके नाम है, छोटी मोटी इनके बारे में बता रखा है। नेक्स्ट है तो गोल्गी एपरेटस एक साइंटिस्ट है, कैमिलो गोल्गी। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। इसमें भी क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स होती है जो एक दूसरे के पैरेलल होती है, और ये चिपकी हुई रहती है, तो इनको सिस्टर्नीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। ये चिपकी होती है तो इनको सिस्टर्नीज कहते हैं। अब इसका जो काम देखो, इसके फंक्शन देखो। पैकेज फूड जो बना, मान लो कोई चीज जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम ने वो बनाया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम ने प्रोटीन बनाया, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम ने फैट बनाया। तो उस फूड को पैक्ड करना और उसको क्या करना? डिस्पैच करना। डिस्पैच का मतलब होता है किसी चीज को भेजना। जैसे अपन ऐसे कहते हैं आज कोई कागज भेजा तो अपने किस तरह को डिस्पैच किया, जैसे पोस्ट ऑफिस से डिस्पैच होता है। और मॉडिफिकेशन करना, क्या करना? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब है कुछ चेंज करना। जैसे अपन मॉडिफाई करवाते हैं ना कार और बाइक को, तो पैकेट करना, डिस्पैच करना, मॉडिफिकेशन का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है लाइसोसोम को जनरेट करना। लाइसोसोम ये बनाता है, तो इसको फादर ऑफ लाइसोसोम भी कहते हैं। लाइसोसोम को ये गोल्जी बॉडी ही बनाता है, तो इसको बोलते हैं फादर ऑफ लाइसोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ जैसे ये स्टोरेज का काम भी करता है, इसका काम भी करता है, स्टोरेज का काम भी करता है। जैसे इसमें एग्जांपल देके बताया गया कि जो अपनी लीवर की जो सेल्स है ना, कुछ केसों में, तो वो क्या करती है? उनकी जो गोल्जी बॉडीज होती है वो क्या करती है? शुगर को स्टोर करती है। शुगर को स्टोर, अब देखो शुगर को स्टोर कैसे करते हैं। जैसे शुगर, सिंपल शुगर होती है ग्लूकोज, प्लांट जिस फूड में बनाते हैं फॉर्म में, वो ग्लूकोज प्लांट उसको स्टोर करते हैं स्टार्च में। प्लांट को स्टार्च किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च में। सिंपल शुगर है ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा जो शुगर बनती है उसका नाम है ग्लूकोज। प्लांट उसको स्टोर करते हैं स्टार्च फॉर्म में, और अपन करते हैं ग्लाइकोजन फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को तो बोलते हैं एनिमल शुगर, और स्टार्च को बोलते हैं प्लांट शुगर। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, याद रखना।
स्टार्च को बोलते हैं प्लांट शुगर, ग्लाइकोजन को बोलते हैं एनिमल शुगर। ये दोनों ही ग्लूकोज से बनती है और इन दोनों को ही स्टोरेज करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। अब कैसे स्टोरेज? जैसे मान लो अपन ने कल खाना खाया पेट भर के, लेकिन आज अपन व्रत कर रहे हैं, आज अपन ने खाना नहीं खाया फिर भी अपन जीवित है। इसका मतलब अपन ने जो खाना खाया था, क्या सारा का सारा खाना अपने काम आ गया? नहीं। अपनी जो गोल्जी एपरेटस है, उस गोल्जी एपरेटस ने जो ग्लूकोज हमने लिया था उसको ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर कर लिया। तो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन अपना जो स्टोर फूड है वो बाहर आएगा। धीरे धीरे अपन कमजोर होते जाएंगे, थकते जाएंगे। 5-10 दिन के बाद अपना सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा गांधी जी ने सत्याग्रह किया 20-20 दिन का, तो कंडीशन ये होती है बाद में कि आदमी की डेथ हो जाती है 10-15 दिन 20 दिन बाद में। जैसे जैन समाज में संतारा प्रथा होती है तो उसमें भोजन पानी का त्याग कर देते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि भोजन स्टोर होता है अपने गोल्जी एपरेटस के अंदर, तो वो सिंपल ग्लूकोज में बदलता रहता है, अपने को एनर्जी मिलती रहती है। और जब एक कंडीशन आती है कि एनर्जी नहीं मिलती तो फिर अपना काम तमाम हो जाता है। लास्ट आती है वैक्यूल्स, ध्यान रखना, लास्ट आती है इसमें अपने वैक्यूल्स, सेल ऑर्गेनेल्स जो पढ़ रहे हैं वैक्यूल्स। देखो वैक्यूल्स आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये लार्ज तो किसमें होती है? प्लांट सेल्स में। लार्ज किसमें होती है? प्लांट सेल में। और स्मॉल किसमें होती है? एनिमल सेल में। और इनके लार्ज होने के कारण ही जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल का, वो कहाँ होता है? साइड में होता है। कहाँ होता है? साइड में होता है। ये वैक्यूल्स भी क्या करती है? एक प्रकार का वैक्यूल्स भी क्या करती है? फूड का स्टोरेज करती है। फूड का स्टोरेज करती है, ठीक है। इसके अंदर फूड का स्टोरेज होता है वैक्यूल्स के अंदर। अब प्लांट सेल में स्टोरेज करती है तो ये है ना। इसी प्रकार एक फूड वैक्यूल जो आती है, एक फूड वैक्यूल जो आती है वो आती है अमीबा की बॉडी में। ध्यान रखना, अमीबा की बॉडी में। अमीबा की बॉडी में फूड वैक्यूल होती है। तो इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं? फूड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फूड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे अपने डाइजेस्ट करने वाले जैसे HCl, पेप्सिन, जो अपने 7th क्लास में पढ़े थे, बाइल जूस, तो अपने लीवर बाइल जूस छोड़ती है, अपना स्टोमक पेप्सिन छोड़ता है। तो उसी प्रकार वो फूड का डाइजेस्ट करते हैं। तो अमीबा की बॉडी में भी क्या होती है? फूड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड वैक्यूल के अंदर रहते हैं और वो अमीबा की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखो अमीबा कैसे क्या करता है, इसकी कोई साइज से फिक्स नहीं है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको सूडोपोडिया कहते हैं। सपोज देख ये इसकी फूड वैक्यूल है, ये इसकी क्या है? फूड वैक्यूल है। यहाँ कोई फूड दिख गया तो ये अमीबा इसके पास, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल आती है, ये इसके पास आएगा और इसको कहाँ लेगा? अंदर करेगा, एंगल पर करेगा, निकलेगा एंगल पर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, अमीबा को फूड को अंदर लेने के मेथड को अपन एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ध्यान रखना, अगर वाटर अंदर लेगा उसको एंडोस्मोसिस, लेकिन अमीबा के द्वारा, इसके सूडोपोडिया के द्वारा फूड को अंदर लेने को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। फिर इस फूड वैक्यूल के अंदर इस फूड को ले जाया जाता है। यहाँ फूड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने से अमीबा को एनर्जी मिलती है और जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको वापस डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा, ध्यान रखना, वेस्ट मटेरियल O2, CO2 ये डिफ्यूजन से आते हैं, है ना। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये होती है आपकी वैक्यूल्स। इनकी प्लांट सेल के अंदर संख्या ज्यादा मात्रा में होती है और बड़ी होती है, इसलिए ये ज्यादा मात्रा में होती है। दूसरा, इनके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जो उनको टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है सेल को। प्लांट सेल को टर्जिडिटी मतलब दृढ़ता और रिजिडिटी, है ना, कठोरता प्रोवाइड करवाता है वैक्यूल्स, क्योंकि इनके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। और प्लांट सेल का 50 से 90% जो पार्ट है वो वैक्यूल्स से भरा हुआ है। या प्लांट सेल का जो 50 से 90% पार्ट है वो किससे भरा हुआ है? वैक्यूल्स से भरा हुआ है। लास्ट अपने में आता है लाइसोसोम्स। क्या आता है? लाइसोसोम्स। ध्यान रखना, इनका सरनेम है, सरनेम जानते हो ना, सुसाइडल बेग ऑफ सेल। सुसाइडल बेग ऑफ सेल, सेल के सुसाइडल बेग कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो ध्यान रखना, इनके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम, चलो मैं इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताना लाइसोसोम का फादर किसको कहते हैं? इसको किसने बनाया था? ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर जरूर देना, ठीक है। इसको लाइसोसोम को कहते हैं अपन। लाइसोसोम के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? देखो फूड वैक्यूल तो अमीबा के अंदर थी जो डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करती है, ये अपनी बात कर रहे हैं, हालांकि उसके अंदर क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? जब अपनी सेल हो या किसी की भी सेल हो, तो जब इन्वेड पार्टिकल्स, इन्वेड का मतलब फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, तो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, उन फॉरेन पार्टिकल्स को ये स्वेलन अप कर जाते हैं, स्वलन कर जाते हैं, निगल जाते हैं।
और उनको नष्ट कर देते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स को या वेस्ट जो इनवेड पार्टिकल्स बाहर से सेल के अंदर आते हैं तो ये सेल का चौकीदार भी होती है, या जो चोर वगैरह आ गए बाहर से आ गए उनको दंड देने का काम भी कौन करती है, उनको पनिशमेंट भी कौन देता है, लाइसोसोम। कई बार क्या होता है कि जो सेल की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस गड़बड़ा जाती है और सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल फट जाता है या वेस्ट मटेरियल ज्यादा हो जाता है तो ये लाइसोसोम क्या करता है, पूरी सेल को ही खा जाता है। पूरी सेल को खाने के कारण इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल वेब ऑफ सेल्स। अपनी जो लीवर की जो सेल्स है जो लीवर की जो सेल्स है, लीवर की सेल्स में जो डिटॉक्सिफाइंग का काम करना, डिटॉक्सिफाइंग का मतलब होता है कि जैसे अपन ने खाने पीने में कुछ गलत खा लिया तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी कौन करता है, लाइसोसोम्स। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने लास्ट टॉपिक आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बारे में सबसे पहले कहा था विर्चोव ने। क्या किसने कहा था, विर्चोव ने कहा था कि न्यू सेल्स आर ऑब्टेन्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, सेल डिवीजन अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ध्यान रखना, जब सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड होने लग जाती है तो उसको बोलते हैं कैंसर। जब सेल्स खूब सारी डिवाइड हो गई तो गांठा जैसी स्ट्रक्चर्स होती है उसको बोलते हैं कैंसर। ये सेल डिवीजन दो प्रकार से होता है, एक होता है माइटोसिस, इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको नोट्स में दे रखी है मैंने। एक होती है मियोसिस, देखो इसकी डेफिनेशन वगैरह मैंने आपको दे रखी है, फिर भी देखिए दे रखा है इसमें न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, रिप्लेस एंड डेड एंड इंजर्ड सेल्स। न्यू सेल्स क्यों आती है, ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, या जो सेल्स इंजर्ड हो गई, डेड हो गई, उनको रिप्लेस करने के लिए। जैसे आपको ध्यान हो तो अपनी जो आरबीसी सेल होती है उसका लाइफ टाइम होता है 120 डेज, मतलब 4 महीने। एक 4 महीनों के बाद आरबीसी की सेल मर जाती है। जो रेड ब्लड सेल्स जिसको पढ़ा था पढ़ने, जो हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करती है, तो वो 4 महीने के अंदर मर जाती है। इसीलिए अपन 1 वर्ष के अंदर 3 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए अपने को। आप नहीं करोगे तो भी आपकी आरबीसी डेड हो जाएगी, तो क्यों ना आप कर दोगे तो वो नहीं बन जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो न्यू सेल्स आर ऑब्टेन्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स आर ऑब्टेन्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो इसमें दो प्रोसेस है, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस और माइटोसिस। तो ये जो माइटोसिस होता है ये मोस्ट ऑफ दी सेल्स में होता है, मोस्ट ऑफ दी सेल्स, ज्यादातर सेल्स में। ये मियोसिस किसमें होता है, ओनली जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का मतलब गैमेट सेल्स, गैमेट सेल्स का मतलब स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम के अंदर ही होता है। इससे अपनी बॉडी की होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये अपनी रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाता है। इसमें ओनली सिंगल डिवीजन, एक सेल केवल एक बार डिवाइड होगी, ओनली सिंगल डिवीजन। और इसमें 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन, लगातार 2 डिवीजन होते हैं। 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन, लगातार 2 डिवीजन होते हैं। 2 डिवीजन कैसे कि जैसे इसमें 1 है, 1 से कितने बनी 2। इसमें क्या होगा, 1 से पहले 2 बनेगी और 2 से तुरंत एक और बन जाएगी, 4 बन जाएगी, मतलब है ना। इसमें कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होता है, इसमें केवल एक डिवीजन होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी सेम इन डॉटर सेल। कौन सी सेल, डॉटर सेल। ये डॉटर सेल है, ध्यान रखना। और ये कौन सी सेल है, पेरेंट सेल। पुरानी वाली को पेरेंट, जैसे आपने कहते हैं ना मेरे माता पिता तो पुराने ख्यालात के, तो ये पेरेंट सेल और ये कौन सी सेल, डॉटर सेल। ये पेरेंट सेल और ये डॉटर सेल। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम इन डॉटर सेल, मतलब अगर इसमें 46 है तो इसमें भी कितने होंगे, 46। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 46 है तो इसमें 23। जो दूसरा वाला डिवीजन होता है उसमें हाफ नहीं होते, पहले में हाफ हो जाते हैं, उसके अंदर 23 ही रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं। जो अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट, स्पर्म को छोड़ के, मेल बॉडी के अंदर स्पर्म को छोड़ के जितनी भी सेल्स होती है उसके अंदर माइटोसिस होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ दी वर्ड किया। और अपनी स्पर्म सेल और फीमेल में जो ओवम सेल होती है उनके अंदर कौन सा होता है, मियोसिस होता है। ये आपके चैप्टर कंप्लीट है। इसको पूरा चैप्टर को देखना, जो मेरे क्वेश्चन पूछे उसके आंसर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। तो जरूर आप इसको वीडियो को देखें। ओके, थैंक यू।